6.59 पहला जो क्वेश्चन बोर्ड पर आ रहा है, आप लोगों के पास स्टडी टेक्स्ट में होगा, इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट रिक्वायर्स 600,000 टुडे। ये कैश का आउटफ्लो होगा and will result in 2 annual cash inflows of 300,000 at the end of first year and 500,000 at the end of second year respectively. Compute net present value and internal rate of return of the project if cost of capital is 5%. सवाल ये कहते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट अंडरटेक करोगे और जो प्रोजेक्ट आप अंडरटेक करोगे उसमें ईयर नंबर ज़ीरो पर एक कैश आउटफ्लो होगा 6 लाख रुपए का, और ईयर नंबर 1 पर आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे, और ईयर नंबर 2 पर आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये दो कैश इनफ्लोज होंगे। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5% है तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, यानी कि हम 5% के हिसाब से सारे डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। पहला डिस्काउंट फैक्टर 1 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा बताओ? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% पावर 1 0.95। उससे अगला क्या बनेगा? 0.907। अब नेगेटिव 600,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 नेगेटिव 600,000 ही होगा। उसके बाद 300,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.95 285,000 होगा। उसके बाद 500,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.907 453500। अब इसको नेट ऑफ करो, कितना बनेगा? 139229। इसका मतलब आंसर जो है वो ए और सी तो नहीं हो सकता, बी और डी में से होगा, पहली बात। ठीक है ना? हमारी एनपीवी 139229 आ रही है। अच्छा, ये 5% के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करी है। अब हमारे पास हमें आईआरआर भी ढूंढना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को एज अ डिस्काउंट फैक्टर यूज किया जाता है तो एनपीवी कितनी आती है? 0 आती है। तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम जो है ना 7% या 19.65% यूज करें और देखें कि क्या हमारी एनपीवी 0 आ रही है या नहीं। अगर हम 7% यूज करते हैं, या चलो 19.65% जो दूसरा ऑप्शन है ना, देखो इधर ये 7% और 19.65% दिया हुआ है ना, तो हम इन दोनों में से लेट से 19.65% यूज करते हैं और दोबारा से जो है वो अपनी एनपीवी कैलकुलेट करते हैं सेम कैश फ्लोज के लिए, यानी कि 6 लाख। उसके बाद अगला क्या है? 3 लाख। उसके बाद अगला क्या है? 5 लाख। और हमारे पास जो डिस्काउंट फैक्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितने पे कर रहे हैं? 19.65% पर। पहले डिस्काउंट फैक्टर 1 होगा, दूसरा कितना होगा? 0.836। उसके बाद अगला क्या होगा? 138,500 और 139,229 में थोड़ा सा ही फर्क आ रहा है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा होगा, इतना आ सकता है। कहीं ना कहीं हमने राउंडिंग ऑफ करी होगी, या हम अगर कैलकुलेटर पे पूरा करें और इसको 0.95 0.907 से करें, अगर राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे ना, अगर 0.95 रनिंग डेसिमल प्लेस में लिखते रहोगे, अगर 0.907 जो डिस्काउंट फैक्टर 5% के हिसाब से लिखा है वो 6, 8, 10 डेसिमल प्लेसेस तक लिखोगे तो इतना फर्क तो सेम आंसर आएगा बिल्कुल। 285,000 आ रहा है पहला। अच्छा, उसमें इसलिए गलती आ रही है, चलो इसको बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा? 138,500 सही है। अगर तुम इसको ये जो डिस्काउंट फैक्टर्स 0.95 और 0.907 लिखे हुए हैं ना, अगर ये पूरे लिखते हैं ना 4, 5, 6 डेसिमल प्लेसेस तक, तो वो 285,000 नहीं आता, वो 453500 नहीं आता, और जब वो 453500 और 285,000 नहीं आता तो वो नेट ऑफ वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट 100% 139,229 होती। तुम इसको इक्वेशन के जरिए कर लो। इक्वेशन के मेथड के जरिए कैसे करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इस तरह से अगर करोगे ना, 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% पावर 1, फिर दूसरा आ जाएगा आपका 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% पावर 2, और इसमें से माइनस कर दो 6 लाख,
तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, इसलिए क्योंकि बीच में तुमने अपने पार्ट पर कोई भी यहाँ पर राउंडिंग ऑफ नहीं करी होगी और वो 139,229 बन रहा होगा। अच्छा खैर 19.65% के हिसाब से तीसरा वाला डिस्काउंट फैक्टर क्या है? 0.7। और फिर इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो पहला नेगेटिव 6 लाख है, दूसरा कितना है? 3 लाख इंटू 0.836 है 250,800। और फिर तीसरा क्या है? 5 लाख इंटू 0.7 3.5 लाख। तो तकरीबन जीरो आ रहा है, 800 का डिफरेंस राउंडिंग ऑफ की वजह से अगेन आ रहा होगा, यानी कि आंसर बी होगा। अगर हम 7% यूज करते हैं ना तो एनपीवी जीरो नहीं आती। आईआरआर की परसेंटेज को अगर एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है तो एनपीवी जीरो आती है। 19.65% पर एनपीवी जीरो आ रही है, विच मीन्स के 19.65% आईआरआर होगा। दूसरी बात कि हमने एनपीवी कैलकुलेट करी, वो 139,229 आ रही है। क्या इसमें कोई मसला है? इस सवाल में पहले वाले में बता दो, कोई मसला नहीं है। 7% पर कर सकते हो। देखो 7% पर करोगे या 19.65% पर करोगे, दोनों में से एक करोगे, है ना। अगर 19.65% पर एनपीवी जीरो आ रही है तो अब 7% पर करने की जरूरत है। आईआरआर उसने बोला था, आईआरआर ढूंढो, आईआरआर ढूंढो बोला था। या तो ये आईआरआर होगा या तो ये आईआरआर होगा, ऐसा ही है ना। इन दोनों में से एक कौन होगा? आईआरआर होगा। आईआरआर को अगर यूज करते हैं एनपीवी निकालने के लिए तो एनपीवी कितनी आती है? जीरो। हमने 19.65% यूज किया और एनपीवी जीरो आ गई, तो इसका मतलब यही आईआरआर होगा। अगर तो तुम दोनों से चेक कर लेना। देखो अगर 7% और 19.65% में कोई 12-13% का फर्क है तो 800 रुपये का फर्क नहीं आएगा। आंसर जो है वो दूर दूर होंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये पता है कि राउंडिंग ऑफ के एरर्स होते हैं। 700, 800, 1000, 2000, 15,000, 500 ये डिफरेंसेस आते हैं। एक बात कर रहा है ना बंदा, यार बात कर रहा है ना एक बंदा। हाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि एक आंसर 8.99% और एक आंसर 9% दिया हुआ हो। ऐसा नहीं होगा एक आंसर 19.5 और एक आंसर 19.6% दिया हुआ हो। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जिसने बुक बनाई है ना बहुत अच्छा बंदा है, वाय करा करो उसके लिए, सही है। जिसने ये सवाल बनाया है तो इसलिए उसने बहुत ख्याल रखा। किससे बनाया ये नहीं बोल रहा, सही है। तो बात सारी ये है कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें डिफरेंस आ रहा होगा, ऐसा होगा ही नहीं कि डिफरेंस नहीं आ रहा हो, ठीक है। हाँ कभी कभार कहीं किसी सवाल में कोई गलती अगर हो और तुम पेपर दे रहे हो आई कैप का, तो वह एंड में पूछ लेते हैं कि भाई अगर किसी सवाल में कोई आपको मसला लग रहा था तो आप हमें बता दो। सही है, हो सकता है ना इंसान से गलती, सही है, तो एक अलग बात है। नहीं तो अगर हो सकता है बाकी में सवाल में गलती हो सकता है ना, ठीक है। एनीवेज वैसे तुम्हारे पास आंसर डिफरेंट दूर दूर होंगे, करीब नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 7% पूछ लिया और 7.1% पूछ लिया, है ना। मतलब ऐसा होगा कि तुम क्लास लेने आए हो, दरवाजा बाहर से हम लॉक करके सब चले जाएं एडमिन वाले, नहीं होगा ना। हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखो फजूल में मस्ती क्यों करेगा कोई, फजूल में क्यों मस्ती करेगा तुम्हारे साथ कोई, सही है। तो 7% और 7.1%, 19.6%, 19.2% ऐसा नहीं होगा। आंसर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आंसर्स में डिफरेंस, अगर आंसर में कोई डिफरेंस कम होगा तो साथ में कोई और चीज भी कैलकुलेट करवाई होगी। जिस तरह से यहाँ पर देखो ना, इस पार्ट में एनपीवी आ रहा है, आईआरआर, दोनों की बात हो रही है, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स एक ही सही होगा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है 6.60 में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 200,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 years is 820,039.5. What rate of discounting leads to the above result? देखो गौर से सुनो, वो बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कब की वैल्यू? ईयर नंबर जीरो की, ऑफ रुपीज 200,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ईच बोल दिया यानी कि हर साल।
यानी कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर की प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि क्या कुछ पढ़ा था लास्ट क्लास में, ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि ईयर जीरो की वैल्यू। एन्युटी की कंडीशन के हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर के आखिर में सेम अमाउंट हो, और यहां पर वो सेम अमाउंट 2 लाख रुपए है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹200,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 years, फॉर 5 years यानी कि एंड 5 हो गया, इज 820,039.5। हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई। इसमें आपको P दे दिया, P आपको दे दिया 820,039.5, आपको R भी दे दिया 2 लाख, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई आपको ढूंढना है पावर माइनस 5 अपॉन आई। ये आपकी इक्वेशन बन रही है। देखो आपको प्रेजेंट वैल्यू दे दी, आपको ये बता दिया कि आर कितना था, यानी कि हर बार की अमाउंट कितनी थी, आपको आई नहीं बताया, आपको एन भी बता दिया। अब ये सवाल मैन्युअली लिख लिख कर स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। इस तरह के सवाल जिसमें आई ढूंढना हो ऑर्डिनरी एन्युटी के फॉर्मूले में 2 तरीके हैं। पहला तरीका वही वाला है कि आप कैलकुलेटर पर इक्वेशन पुट इन कर इसको ढूंढ लो, बल्कि इनफैक्ट 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि कैलकुलेटर पर इक्वेशन टाइप करो पूरी की पूरी जो हमने सीखा था, और शिफ्ट सॉल्व दबाकर सॉल्व कर आई की वैल्यू ढूंढ लो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ट्रायल एंड एरर वाला तरीका है। ट्रायल एंड एरर वाले तरीके में क्या करो कि आपके पास ये आंसर्स दिए हुए ना 6%, 5%, 7%, 8%, आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल पहले आई की जगह 6% लिखो और राइट साइड को सॉल्व करो, देखो आंसर 820,039.5 आता है या नहीं। फिर आई की जगह 5% लिखो, देखो कि आंसर 820,039.5 आता है या नहीं। फिर 7% लिखो, यानी कि आप आंसर से रिवर्स वर्किंग कर ट्रायल एंड एरर के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करो कि आंसर क्या होगा। तीसरा तरीका ये है कि आप एन्युटी टेबल यूज करो। अब एन्युटी टेबल का इस्तेमाल जो है वो हम बाद में किसी स्टेज पे पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग कैलकुलेटर पर इस सवाल को सॉल्व कर और मुझे आंसर बताओ कितना है। 7%, 7% है, सही है। 7% कैलकुलेटर पर इक्वेशन सॉल्व कर आंसर आ रहा है। अगर आप 7% को आई की जगह यूज करोगे और प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना, तो वो 820,039.5 भी आएगी, आ रही होगी, सेम आंसर आ रहा होगा। क्लियर है? 5 साल में 2 लाख की वैल्यू 820,039.5 है। अगर इसका डायग्राम बना देता हूँ, वो कहना ये चाह रहा है कि अगर लेट से यह नंबर 0 है, यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है, यह नंबर 3 है, यह नंबर 4 है और यह नंबर 5 है, और हर साल के आखिर में 2 लाख 2 लाख 2 लाख रुपए हैं। यहाँ पर 2 लाख रुपए हैं, 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 और इनको अगर 7% के हिसाब से डिस्काउंट किया जाए, पहली वाली वैल्यू को 1 साल पीछे, दूसरी वाली वैल्यू को 2 साल पीछे, तीसरी वाली वैल्यू को 3 साल पीछे, चौथी वाली वैल्यू को 4 साल पीछे और पांचवी वाली वैल्यू को 5 साल पीछे, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू 820,039.5 आएगी। सही है? ये प्रेजेंट वैल्यू होगी, ये प्रिंसिपल हो जरूरी नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लोन भी हो सकता है अगर वो रीपेमेंट्स हैं, और एक साथ सारी चीजें लिखो। हाँ जाओ 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 जाओ, अकाउंट्स वाले जितने भी हो, अकाउंटिंग की क्लास वाले जितने भी हो, यहाँ पर जो रेगुलर बैच वाले वो जा सकते हो। अच्छा जी, 6.61 में लिखा हुआ है कासिम wants to invest certain equal amount। कासिम wants to invest certain equal amount, equal मतलब एक ही जितना। कासिम wants to invest certain equal amount at the end of each year for 2 years। कासिम जो है वो certain amount डिपॉजिट करना चाहता है हर साल के आखिर में, वो एक इक्वल अमाउंट है at the end of each year for 2 years in order to have sufficient funds for following expenses, ताकि उसके पास एक्सपेंसेस के लिए ये पैसे हों, ₹300,000 एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, ₹400,000 एट द एंड ऑफ 4th ईयर।
If discount rate is 10% per annum, compute the required investment at the end of each of the 2 years. यानी कि कासिम को कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। क्या ये सवाल स्पॉट का सवाल है? सही है ना, हमने स्पॉट पढ़ा था। हमने स्पॉट में ये पढ़ा था किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब इसमें 6.61 वाले सवाल में हमारे पास एक ईयर 0 है, फिर ईयर नंबर 1 है, फिर ईयर नंबर 2 है, फिर ईयर नंबर 3 है, फिर ईयर नंबर 4 है। ईयर नंबर 1 पर कासिम ने कुछ पैसे जमा करे हैं, ईयर नंबर 2 पर भी कासिम ने कुछ पैसे जमा करें, क्योंकि सवाल कहता है कासिम वांट्स टू इन्वेस्ट सर्टेन इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 2 years इन ऑर्डर टू हैव फॉलोइंग सफिशिएंट फंड्स फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस। ईयर 3 पर इसको 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हमने ब्रैकेट में लिखा, और ईयर नंबर 4 पर इसको 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो ये भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इफ डिस्काउंट रेट इज 10% per annum, compute the required investment at the end of each of the 2 years. अगर इन्वेस्टमेंट का, अगर डिस्काउंटिंग का रेट 10% है, इसका मतलब ये हो गया कि इस सवाल में कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट है, कुछ डिपॉजिटेड अमाउंट्स है, और हमें ये पता है कि स्पॉट के हिसाब से किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। हम अपना स्पॉट लेट से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ईयर नंबर 2 को अगर स्पॉट बना लें, तो ये जो पहली वाली इन्वेस्टमेंट है उसको 1 साल आगे लेकर आना है, x मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 1। दूसरे वाले जो x है, क्योंकि स्पॉट ही मैंने जो है वो ईयर 2 बनाया है, तो वो वहीं रहेगा। जो पहली रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको 1 साल पीछे, और दूसरी रिक्वायर्ड अमाउंट्स को 2 साल पीछे लेकर आना है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 1 1 साल पीछे लेकर आना है, और 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 2 2 साल पीछे लेकर आना है ना। इसको अगर सॉल्व करते हैं, 1 + 10% पावर 1 1.1 होता है, 1.1x और x, ये हो जाएगा 2.1x। अच्छा, यहाँ पर कितना आएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 + 4 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर कितना बनता है? तीन लाख डिवाइडेड बाई, या कैलकुलेटर है? नहीं है? क्यों नहीं है? कुछ कर तो नहीं रहे ना? ये आ रहा है 603305.7, 603305.7। अब x की वैल्यू कैसे आएगी? इस आंसर को 2.1 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 287,288, यानी कि ABCD में से क्या ऑप्शन होगा? 287,288 के करीब तरीन 287,289 है। ठीक है, हमने स्पॉट ईयर 2 क्यों बनाया? हम कुछ और भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हम कोई और स्पॉट भी बनाते तो हमारा आंसर सेम आता। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसको प्रूव भी किया था कि ये आंसर क्यों सही होता है। अगर हम पूरी मूवमेंट बनाएंगे तो वो 0 से टैली भी कर जाएगी। 6.62 में लिखा हुआ है फहाद विल इन्वेस्ट ₹30। हाँ बोलो। बेटा एट द एंड, पहले साल का आखिर कब होता है? ईयर 0 क्या होता है? पहले साल का स्टार्ट। पहले साल का आखिर कब हुआ? ईयर 1 पर। ईयर 1 पर इसने x रुपीस जमा करे, ठीक है ना। फिर ईयर 2 पे इसने कितने जमा करे? x, ठीक है। फिर ईयर 3 पे इसको चाहिए थे कितने? 3 लाख, तो ये नेगेटिव में लिख दिया। फिर ईयर 4 पर इसको कितने चाहिए थे? 4 लाख, ये नेगेटिव में लिख दिया। अब बोलो, अब वापस से अपना सवाल रिपीट करो। किसको 0 पे ले गया मैं? किसको लेकर गया बताओ? स्पॉट क्या बनाया? ईयर 2। तो सारी वैल्यूज को कहाँ लेकर आया? ईयर 2। तो 0 पे किसको लेकर गया? 0 पे किसी को लेकर नहीं गया, ईयर 2 को स्पॉट बनाया। ये देखो, ये ईयर 1 पर है, ईयर 1 पर है, ईयर 1 से ईयर 2 पर आएगा, ईयर 2 पर आएगा तो कितने साल आगे आएगा? 1 साल आगे 1 साल। ये ईयर नंबर 2 पर है, 2 पर ही रहेगा, 2 पर ही है, 2 पर ही रहेगा, ये रहा। और जो 3 लाख रुपए ईयर नंबर 3 पर थे, जो 3 लाख रुपए ईयर नंबर 3 पर थे, उसको 2 पे लेकर आया तो कितने साल पीछे लेकर आया? 1 साल। और जो अमाउंट ईयर नंबर 4 पर था उसको 2 पे लेकर आना है, 2 साल पीछे लेकर आया, तो ये देखो 2 साल से डिस्काउंटिंग करी। तो 0 पर किसको लेकर गया?
यार तुझसे बात कर रहे हैं, तू क्यों अपना रक्षा बीच में लाता, चुपचाप बैठा रहे यार, तो ऑनलाइन लेना क्लास। हाँ बोलो, समझ गए? ईयर 0 पर किसी को नहीं लेकर आया। हाँ तुम्हारा सवाल ये हो सकता है कि ईयर 3 और ईयर 4 वाली अमाउंट को 2 पर क्यों लेकर आए, लेकिन वो तुमने पूछा नहीं है तो बताऊंगा नहीं। अगर पूछ रहे हैं तो बता दो, बताओ सवाल बोलो। ईयर 3 और ईयर 4 को 2 पर क्यों लेकर आए? स्पॉट सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने का और कुछ भी नहीं है। क्या बोलता है वो, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और डिपॉजिट अमाउंट एक दूसरे के बराबर होंगी, इसलिए लेकर जा सकता है। 6 पर भी, -1 पर भी। स्पॉट क्या है? नहीं, सवाल सॉल्व करने का तरीका, इसलिए 2 पर लेकर गया। एक्सपेंस कब होगा? 3 पर ही होगा। तो 2 पर क्यों लेकर गया? सवाल सॉल्व करने के लिए। चालक वाला एक्सपेंस कहाँ होगा? ईयर 4 पर। तो 2 पर क्यों लेकर गया? सवाल सॉल्व करने के लिए, सवाल सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, स्पॉट सवाल सॉल्व करने का तरीका है, और क्या है? और कुछ भी नहीं है। इससे क्या हुआ? सवाल सॉल्व हो गया, बस। ठीक है ना? ऐसा नहीं है उसका खर्चा पीछे लेकर आ गया तो उसने बोला चल यार तेरी मोहब्बत में तीसरे साल नहीं दूसरे साल ही खर्चा करूंगा, ऐसा नहीं है। वो करेगा खर्चा तीसरे साल ही 3 लाख का, और चौथे साल ही 4 लाख का खर्चा करेगा। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने के लिए हमने एक स्पॉट बनाया और उस दिन हम सारी वैल्यूज लेकर आ गए, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम उसको फोर्स कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं तू दूसरे साल पर ही खर्चा कर लो, ऐसा कुछ नहीं। याद है ना लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 6.63 a project has a net present value of 15028 when discount rate is 15%. At what discount rate will the net present value of project be 11,111? गौर से सवाल समझो। सवाल ने ये कहा है कि जब मैंने 15% का डिस्काउंटिंग का रेट इस्तेमाल करा तो मेरी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आई वो 15028 बन रही थी। ठीक है? फिर उसने बोला एट व्हाट डिस्काउंट रेट, कौन सा डिस्काउंट रेट ऐसा रेट होगा जिसपे मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू 11111 बनेगी। यही सवाल है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर डिस्काउंटिंग का रेट इंक्रीज करते हैं तो एनपीवी कम होती है। तो एनपीवी अगर कम हो रही है तो कोई ऐसा रेट होगा जो 15% से ज्यादा होगा। ऑप्शन में क्या है? 20 है ना। खैर अगर ऑप्शन में 20 भी होता और 21 भी होता तो ऐसा नहीं होता। देखो ऐसा होता ही नहीं। 17 और 20 नहीं होता, 16 और 21 नहीं होता, क्योंकि इस सवाल में आप वो परसेंटेज ढूंढ ही नहीं सकते हो। कैश इनफ्लोज नहीं है, कैश आउटफ्लोज नहीं है, एनपीवी चाहूं ढूंढना तो भी नहीं ढूंढ सकता। समझ रहे हो बात को? या आईआरआर का फॉर्मूला नहीं रख सकता, तो भाई वो ऑप्शन ही ऐसे बनाएगा कि एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 15% से ज्यादा हो, बाकी 15% से कम होंगे। यही तुमसे इफेक्टिवली ये थ्योरी का एक सवाल पूछ रहा है, तुमसे कि अगर हम डिस्काउंटिंग का रेट इंक्रीज करते हैं तो एनपीवी को क्या होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पूछ रहा है। ठीक है? जिसने ये सवाल बनाया होगा माशाल्लाह कितना ज़हीन होगा ना। ठीक है? दुआ करा करो उसके लिए। 6.64 a project has a net present value of 15028 with discount rate of 15%. What will be the net present value if discount rate is 20%? अगेन सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें आपकी नई वाली एनपीवी जो है वो 15,000 और 28 से कम है। जब डिस्काउंटिंग की परसेंटेज इंक्रीज होगी तो एनपीवी कम होगी। अब कम वाले सर 2 ऑप्शन हुए तो ऐसा नहीं होगा, एक ही होगा, क्योंकि इनसफिशिएंट डेटा है ना। अगर 2 ऑप्शंस वो अगर वो 2 ऑप्शन दे तो भाई कौन सा ऑप्शन टिक करें? कोई मेजर नहीं है जिससे मैं उसको देख सकूं। ठीक है ना? हाँ हो सकता है कि 2 हो, लेकिन फिर कुछ और डेटा भी साथ में मौजूद होगा। बात समझ रहे हो? तो यहां तक हमने 6.59 से 64 तक क्वेश्चंस करे। इसमें कोई मसला है बताओ?